तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? क्या ऐसा हो सकता है कि वह मुझे मरवाना चाहता हो? केवल मृत व्यक्ति ही कोई कहानी नहीं बताते, केवल मृत व्यक्ति ही शोध रहस्य रख सकते हैं। हाँ, यही बात है। अशोक वर्मा का दिल तुरंत ठंडा हो गया, मानो वह बर्फ की गुफा में गिर गया हो। फिर वह जोर से हंसा। वह इतने सालों से इस खेल में था, जाहिर है उसे मौत का डर नहीं था। उसे मौत का कोई डर नहीं था, क्योंकि वह बहुत पहले ही इसे स्वीकार कर चुका था। उसे बस यही अफसोस था कि उसके मरने के बाद कोई भी उसके लिए धूप नहीं जलाएगा। अब मरने से पहले अपने बेटे को देख पाना और यह जान पाना कि उसका वंश अभी भी दुनिया में मौजूद है, यही काफी था। वह बहुत शांत हो गया, मानो उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया हो, और बोला, युवा मास्टर मेहता, यदि आप मेरा जीवन चाहते हैं तो आप इसे ले सकते हैं, लेकिन क्या आप मुझे मरने से पहले अपनी पत्नी और बेटे के साथ अधिक समय बिताने की अनुमति दे सकते हैं? रेयांश मेहता और विक्रम वर्मा ने एक दूसरे को देखा। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि रोएं या हंसें। अशोक वर्मा इस नतीजे पर कैसे पहुंचा? वह पूरी तरह से गलत था। रेयांश मेहता का ऐसा कोई इरादा नहीं था। नवरंग प्रांत में एक जीवित अंडवल सरगना एक मृत सरगना से कहीं अधिक मूल्यवान था। जब तक दोनों पक्ष जीवन मरण की स्थिति में नहीं पहुंच गए, रेयांश मेहता को उसे मारने की आवश्यकता नहीं थी। जुओ शानहू के माध्यम से नवरंग प्रांत में सभी गृह उद्योगों पर सीधे नियंत्रण करना सबसे बड़ी उपलब्धि थी। हालांकि रेयांश मेहता ने इसे प्रदर्शित नहीं किया और हल्के से कहा, मैं अस्थायी रूप से आपको मरने देने का कोई इरादा नहीं रखता। हालांकि यह अभी के लिए है। मुझे आप में और आपके पूरे क्राउचिंग टाइगर गैंग में दिलचस्पी है। मैं अब ड्रैगन हॉल के साथ एक असंगत स्थिति में हूं। या तो लॉन्ग जिंग इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाए, या मैं चाहता हूं कि तुम ड्रैगन हॉल छोड़ दो, मेरे समूह में शामिल हो जाओ और मेरे प्रति वफादार रहो। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? इससे पहले जब उन्होंने नवरंग प्रांत में सभी ड्रैगन हॉल बलों को साफ करने की अपनी योजना के बारे में सोचा था, वह अशोक वर्मा को अपने संरक्षण में लाने का इरादा रखता था। ये योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा भी था। अशोक वर्मा ने कहा, अगर मैं आपके प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा करता हूं तो आप मुझे नहीं मारेंगे? रेयांश मेहता ने कहा, हाँ। अशोक वर्मा ने कहा, क्या आप जानते हैं कि ड्रैगन हॉल कितना भयानक है? रेयांश मेहता ने कहा, मेरी नज़र में ये भयावह नहीं है, बस थोड़ा परेशान करने वाला है। अशोक वर्मा ने आगे कहा, मैं पहले ड्रैगन हॉल में इसलिए शामिल हुआ था क्योंकि ड्रैगन किंग मुझे और कुछ अन्य बॉसों को एक खूनी युद्ध देखने के लिए अफ्रीका ले गया था। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरी सारी उपलब्धियां बच्चों का खेल थीं। उस समय उन्होंने अपने आदमियों का नेतृत्व करते हुए ताजिली नामक देश को एक विद्रोही सशस्त्र संगठन को खत्म करने में मदद की। वह केवल 1000 लोगों को लेकर आया, फिर भी उसने हजारों लोगों के सशस्त्र संगठन को नष्ट कर दिया। उनके कुलीन अधीनस्थ अनगिनत हैं और उन्होंने हमें पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर दिया। युवा मास्टर मेहता, मेरा सुझाव है कि आप शांति बना लें। मैं जाकर आपके लिए उससे बात कर सकता हूं। अशोक वर्मा अभी भी ड्रैगन हॉल छोड़ने के लिए अनिच्छुक था जब तक कि बिल्कुल आवश्यक न हो, क्योंकि उस वर्ष के दृश्य ने उस पर बहुत गहरी छाप छोड़ी थी। और ड्रैगन राजा ने कहा था कि वह एक दिन जिया देश में वापस आएगा, और तब तक वास्तव में कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। अशोक वर्मा को भी अंदाजा था कि ड्रैगन राजा क्या करना चाहता था, उसकी महत्वाकांक्षा सचमुच बहुत बड़ी थी। रेयांश मेहता ने अपरिवर्तित भाव से कहा, उसके और मेरे बीच की दुश्मनी को सुलझाया नहीं जा सकता। मैं उसकी ताकत जानता हूं, आपको मुझे डराने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। अब वह आसानी से सशस्त्र विद्रोही संगठनों को खत्म कर सकते हैं, लेकिन मेरी तकनीक भविष्य में एक बड़े देश को खत्म करने में सक्षम होगी। रेयांश मेहता ने जिस भविष्य की बात की थी, वह सिर्फ सैन्य युद्ध के बारे में नहीं था, बल्कि आर्थिक युद्ध, तकनीकी और सांस्कृतिक युद्ध आदि के बारे में भी था। इन पहलुओं में भविष्य में दोनों पक्ष एक ही आयाम पर नहीं होंगे। ये रेयांश मेहता के भविष्य पर एक जुआ था, या ड्रैगन हॉल के कोटटेल से चिपके रहना था। अशोक वर्मा ने तुरंत अपना जवाब दिया, मैं यूचेन समूह में शामिल हो रहा हूं। अब उसे कोई हिचकिचाहट नहीं हुई, अपनी पत्नी और बच्चों के लिए उसे सहमत होना पड़ा। यहां तक कि उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से निर्मित अंडरवर्ल्ड बलों को सौंपना भी अब अप्रासंगिक था। अब तो उसे मौत का भी डर नहीं रहा, तो फिर वह ड्रैगन हॉल से कैसे डर सकता है? उसे केवल इस बात की चिंता थी कि उसकी मृत्यु के बाद रेयांश मेहता उसकी पत्नी और बच्चों को परेशान करेगा। यद्यपि यह संभावना बहुत कम थी, फिर भी उन्हें इससे सावधान रहना था। उसने सावधानी को हवा में उड़ा दिया और रेयांश मेहता के साथ जाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। भले ही वह अंततः ड्रैगन राजा द्वारा नष्ट कर दिया गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता था। रेयांश मेहता ने कहा, मेहता इंडस्ट्रीज में शामिल होना केवल बातचीत नहीं है, कम से कम आपको कुछ ईमानदारी, निष्ठा की प्रतिज्ञा दिखाने की आवश्यकता है। प्रांतीय व्यापार संघ के अध्यक्ष विशाल कुमार भी ड्रैगन हॉल के सदस्य हैं। आपके पास उनके बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए, है ना? ये सुनकर अशोक वर्मा का दिल कांप उठा। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि रेयांश मेहता को यह बात पता भी थी। ड्रैगन हॉल ने कभी भी सार्वजनिक रूप से यह घोषणा नहीं की थी कि मुख्य भूमि पर उनकी कौन सी सेनाएं हैं। ये तथ्य कि व्यापार संघ के अध्यक्ष विशाल कुमार की ड्रैगन हॉल पृष्ठभूमि थी, कुछ ऐसा था जिसे अधिकारी भी नहीं जानते थे। हाँ, अशोक वर्मा ने सच कहा, और अगर उसने वास्तव में रेयांश मेहता को दोषी ठहराने वाले सबूत सौंप दिए और उन दोनों ने ड्रैगन हॉल के खिलाफ टीम बनाई, तब उसे पूरी तरह से रेयांश मेहता के पक्ष में खड़ा होना होगा। ड्रैगन हॉल निश्चित रूप से उसे मार डालेगा, पीछे मुड़कर नहीं देखा जा सकेगा। रेयांश मेहता ने कहा, विशाल कुमार आपसे मिलने आया था, है ना? वह भी मुझसे निपटना चाहता था। क्या ड्रैगन किंग ने कुछ दिन पहले आपको कोई मिशन दिया था? अशोक वर्मा का दिल जोर से धड़क उठा। उसे भी इसका अंदाजा था।
वो इतना होशियार कैसे हो सकता है? रेयांश मेहता के चेहरे पर पहले जैसी उदासीनता नहीं रही, बल्कि वह गर्मजोशी और उत्साह में बदल गया। उसने हाथ हिलाकर कहा, मेरी याददाश्त तो देखो, मैं तो लगभग भूल ही गया था। मैं तुम्हें कैसे खड़ा रहने दे सकता हूँ? आओ मेरे साथ यहाँ बैठो। धीरे धीरे बात करते हैं, धीरे धीरे चर्चा करते हैं। क्या नीचे वाले लोग कुछ अच्छी वाइन लेकर आए हैं? अरे वैसे आपको रेड, व्हाइट या बियर पसंद है? अशोक वर्मा पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। वह बहुत आज्ञाकारी था। यंत्रवत रेयांश मेहता के सामने कुर्सी तक चला गया और बैठ गया। अवचेतन रूप से कह रहा था, रेड वाइन, मैं रेड वाइन लूंगा। पूरे प्रांत की अंडरवर्ल्ड ताकतों का प्रतिष्ठित स्वामी अब एक छात्र की तरह लग रहा था जो अपने शिक्षक को सुन रहा था, अविश्वसनीय रूप से अच्छा व्यवहार कर रहा था। अगर अशोक वर्मा के पूर्व दुश्मन ये दृश्य देखते तो वे निश्चित रूप से अचंभित रह जाते और यकीन नहीं करते कि यह सच है। यह अशोक वर्मा नहीं था, ये साफ तौर पर जुओ शान माओ पहाड़ी बिल्ली था। कुछ स्वादिष्ट स्नैक्स के साथ रेड वाइन भी तुरंत मेज पर लाई गई। अनुकूलन के बाद अशोक वर्मा ने मना नहीं किया और पीना शुरू कर दिया। रेयांश मेहता ने उत्साह से कहा, आओ मुझे ड्रैगन हॉल के बारे में सारी जानकारी बताओ। चलिए नवरंग प्रांत से शुरुआत करते हैं। उदाहरण के लिए ड्रैगन हॉल के सदस्य और कौन हैं, यहाँ कौन कौन विशेषज्ञ तैनात हैं, उनकी क्षमताएं क्या हैं, वे कितने शक्तिशाली हैं। कुछ अनियंत्रित चीजों को घटित होने से रोकने के लिए। हालांकि रेयांश मेहता को ड्रैगन इन द वाइल्ड की कहानी और अधिकांश पात्रों के बारे में पता था। हालांकि अभी भी कुछ छोटी छोटी बातें थीं जिन्हें वह पूरी तरह से नहीं समझ पाए थे, और उन्होंने महसूस किया कि उन सभी को समझना आवश्यक है। इसके अलावा उनके पुनर्जन्म के कारण कथानक के पात्रों में परिवर्तन अपरिहार्य थे। उदाहरण के लिए लॉन्गजिंग बेवजह श्रेया राणा के साथ शामिल हो गया। ये बात पहले पूरी तरह अज्ञात थी और उनकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी। इसलिए उसे यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी कि वह ड्रैगन हॉल को पर्याप्त रूप से समझे। खुफिया जानकारी भी एक हथियार थी, एक गलती पूरी हार का कारण बन सकती थी। रेयांश मेहता विक्रम वर्मा से भी जांच करवा सकता था, लेकिन इसके लिए बहुत समय और वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होगी, इसलिए अशोक वर्मा से सीधे पूछना तेज था। इसके अलावा विक्रम वर्मा द्वारा वर्तमान में बनाया जा रहा खुफिया नेटवर्क अभी तक इतना शक्तिशाली नहीं था कि नवरंग प्रांत में ड्रैगन हॉल की सभी सेनाओं को उजागर कर सके। इसका मुख्य कारण ये था कि समय बहुत कम था। इसके बाद अशोक वर्मा ने सब कुछ उजागर कर दिया। ड्रैगन हॉल के बारे में वह सारी अंदरूनी जानकारी उगल दी जो उसे पता थी। रेयांश मेहता जो भी पूछता वह उसका उत्तर देता, बशर्ते कि उसे थोड़ा बहुत पता हो। इससे रेयांश मेहता बहुत संतुष्ट हुआ। ये पीने का सत्र बहुत सुखद रहा और उसके मन में एक सामान्य विचार भी आया। विशाल कुमार से निपटने के लिए हम पहले ये करेंगे, फिर ये। बस इतना ही काफी है, बस इसे याद रखो। रेयांश मेहता खड़ा हुआ, अंगड़ाई ली और जम्हाई लेते हुए बोला, ओह वैसे आपकी पत्नी और बच्चों ने कहा है कि उन्हें मुंबई के स्थानीय रीति रिवाज बहुत पसंद हैं। मैं उन्हें कुछ समय के लिए यहाँ रहने देना चाहता हूँ। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है? अशोक वर्मा ने तुरंत कहा, नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने समय तक रुकते हैं। यंग मास्टर मेहता की देखभाल से मैं निश्चिंत हूँ। अशोक वर्मा को पता था कि जब तक वह अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा नहीं दे देता और ड्रैगन हॉल की सेनाएं बाहर नहीं निकल जाती, तब तक उसकी पत्नी और बच्चों को ब्लू माउंटेन विला में बंधक बनाए रखना अपरिहार्य था। वह भी यही काम करेगा। कोई भी उस पर तुरंत भरोसा नहीं करेगा। यदि रेयांश मेहता ने उसे अपनी पत्नी और बच्चे को ले जाने की अनुमति दे दी होती तो ये सचमुच विचित्र होता। रेयांश मेहता ने उसके कंधे पर थपथपाया और एक सहज मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत करो, जब तक चीजें सुचारू रूप से चलती हैं, इस मामले के खत्म होने के बाद मैं आपको अपने पुरुष कार्य को बहाल करने में मदद करूंगा। तुम्हें अभी इस पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है और मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं समझाऊंगा। समय आने पर तुम समझ जाओगे। अपना काम अच्छे से करो, ठीक है? नीचे जाओ और अपनी बीवी बच्चे के पास रहो। ज्यादा देर मत रुकना, वरना दूसरों को कुछ गड़बड़ लग सकती है। अशोक वर्मा ने बार बार सिर हिलाया। उसका चेहरा खिल उठा और उसने कहा, धन्यवाद युवा मास्टर मेहता। तो फिर मैं तुम्हारा समय नहीं टालूंगा। रेयांश मेहता के चले जाने के बाद वह उत्सुकता से नीचे गया और अपनी पत्नी और बच्चे को ढूंढा जो रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। उसने सच्चे मन से अपनी हार्दिक भावनाएं व्यक्त की, अपने बेटे को गले लगाया, जिससे परिवार के पुनर्मिलन और सौहार्द का माहौल बन गया। अशोक वर्मा ज्यादा देर तक मुंबई में नहीं रुका। वह बिल्कुल ठीक ठाक और ज्यादा गुलाबी रंगत लिए हुए टोंक शहर लौट आया। इस दौरान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष विशाल कुमार उनसे मिलने आए और आश्चर्य व्यक्त किया कि उनके अधीनस्थ हाल ही में अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे, यहाँ तक कि माफी मांगने भी आ रहे थे। अशोक वर्मा ने अपनी अभिव्यक्ति बदले बिना झांसा देते हुए कहा, रेयांश मेहता ने अपने आदमियों को उन्हें धमकाने के लिए भेजा था। मेरे अधीनस्थ यातना सहन नहीं कर सके, इसलिए वे माफी मांगने गए। ये सब झूठ है, बिल्कुल झूठ। रेयांश मेहता निर्देशन और अभिनय कर रहा है। मेरे पिछले तरीके तो बस एक परीक्षण थे, मेरे अगले तरीके उसे अनंत नरक की खाई में धकेल देंगे। विशाल कुमार को कोई संदेह नहीं था, अशोक वर्मा का ड्रैगन हॉल से निपटने के लिए भागना उनकी धारणा में बिल्कुल असंभव था। एक ही समय पर अगले दिन मेहता इंडस्ट्रीज अपने सामान्य व्यस्त कार्य वातावरण में लौट आया। सुबह सुबह कई कर्मचारी काम करने के लिए कंपनी भवन में पहुंच गए। उनमें काम के प्रति उत्साह था, उनकी आंखें चमक रही थीं और हर एक में लड़ने की भावना थी। हालांकि अशोक वर्मा को कल रात की घटनाओं से अपनी प्रतिष्ठा खोने का डर था और उसके अधीनस्थों को भी अपनी प्रतिष्ठा खोने का डर था, लेकिन उन्होंने जानबूझकर यह खबर नहीं फैलाई। लेकिन मुंबई में कई प्रभावशाली लोगों को अभी भी कुछ जानकारी मिल गई।
कुछ लोग ग्रुप कंपनी की इमारत देखने आए और उन्हें अचानक आश्चर्य हुआ। इतनी फलती फूलती कंपनी को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसमें कोई समस्या है। इसलिए इन लोगों ने अपने सामाजिक दायरे में चर्चा शुरू कर दी। मैंने सुना है कि मेहता इंडस्ट्रीज में कुछ समस्याएं हैं। लगता है ये खबर झूठी थी। ग्रुप अच्छा काम कर रहा है और हर कर्मचारी पूरे जोश से भरा हुआ है। ये भी संभव है कि यंग मास्टर मेहता ने मामले को जल्दी से सुलझा लिया हो, जिसके कारण हमें कोई खबर नहीं मिली। अगर यह सच है तो यंग मास्टर मेहता बहुत भयानक है। वह अचानक इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? मुझे याद है, कुछ महीने पहले तक वह बिल्कुल निकम्मा था। युवा मास्टर मेहता और मैं दोस्त हुआ करते थे, अक्सर उच्च श्रेणी के क्लबों में जाते थे, विलासिता से रहते थे, व्यभिचार में लिप्त रहते थे। मैंने शुरू में सोचा था कि वह भी मेरी तरह अशिक्षित है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह चुपके से मजबूत हो जाएगा, चुपके से कड़ी मेहनत करेगा। कुछ समय पहले मैंने उसे फ़ोन किया था, लेकिन उसने मुझे अनसुना कर दिया। जब से उसे विरासत मिली है, उसने मुझसे पूरी तरह नाता तोड़ लिया है। जैसी कि उम्मीद थी, मैं ही अकेला निकम्मा हूँ। मुंबई के लोगों में रेयांश मेहता की छवि बहुत खराब थी, कोई उसे पसंद नहीं करता था। लेकिन अब वह धीरे धीरे एक किंवदंती बनता जा रहा था। वह अप्राप्य हो गया था, दूसरे स्तर पर चढ़ गया था, जबकि वे नश्वर संसार में ही रहे। रेयांश मेहता उनके विचारों को नहीं जानता था। अगर उसे पता भी होता तो भी उसे कोई परवाह नहीं होती। इस समय वह मुंबई के शहर के केंद्र में नैना सिंह के साथ खरीदारी करने के लिए कुछ समय निकाल रहा था। जब से उन्होंने देहांतरण किया था, तब से उन्होंने मुंबई शहर के केंद्र में मानव जीवन की हलचल का ठीक से अनुभव नहीं किया था। इस बार नैना सिंह के साथ उन्होंने जानबूझकर अपने व्यस्त कार्यक्रम से छुट्टी ली। ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए उसने खास तरह के कपड़े पहने, सादे कपड़े, बेसबॉल कैप और मास्क पहना। जिन लोगों ने उसे नहीं देखा था वे उसे पहचान ही नहीं पाते थे। हालांकि इसके बावजूद भी उनके अत्यधिक आकर्षण ने अभी भी कई महिलाओं का ध्यान आकर्षित किया। ये स्थिति देखकर साधारण कपड़े पहने और लंबे कद वाली नैना सिंह ने चुपके से अपनी जीभ चटकाई, ये समझ नहीं पा रही थी कि खुश हो या सावधान। आखिरकार ऐसे आकर्षक व्यक्ति के साथ उसे गर्व की अनुभूति भी हुई और उसका अहंकार भी संतुष्ट हुआ। उसने अचानक रेयांश मेहता को खरीदारी के लिए बुलाया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों। शायद उसके दिल में एक अजीब सा संकट आ गया था, मानो अगर उसने पहल नहीं की, अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह कुछ खो देगी। वह इतनी काम की शौकीन थी कि शायद ही कभी खरीदारी के लिए जाती थी, अपना समय काम में बिताना पसंद करती थी, यहाँ तक कि अपने खाने का समय भी खुद ही तय करती थी। लेकिन आज वह बस आराम करना चाहती थी और रेयांश मेहता के साथ समय बिताना चाहती थी। मैं इसे खाना चाहता हूँ। नैना सिंह की आंखें चमक उठी जब उसने सड़क पर बिक रहे स्नैक्स को देखा। अनजाने में उसने रेयांश मेहता का हाथ पकड़ लिया और उसकी ओर दौड़ी। कैंडीड हॉथॉर्न, ग्रिल्ड येलो क्रॉकर, माला टांग, ओडन, हस्तनिर्मित मसालेदार स्ट्रिप्स। नैना सिंह ने अपने हाथों में स्नैक्स का ढेर पकड़ा हुआ था और अपनी छवि की परवाह किए बिना उसे खा रही थी। भोजन करते समय उसने सहज रूप से रेयांश मेहता को खाना खिलाया। मैं अब और फिट नहीं हो सकता। रेयांश मेहता का मुंह भोजन से भरा हुआ था और वह स्पष्ट रूप से बुदबुदा रहा था। उसने ऊपर देखा और बार बार माफी मांगते हुए आह कहने से खुद को नहीं रोक पाई। मैं बस खाने में व्यस्त थी और देख नहीं पाई। माफ करना युवा स्वामी, मैं आपके लिए कुछ निकाल दूंगी। बोलते हुए उसने एक तला हुआ चिकन पैर निकाला। रेयांश मेहता ने फिर धीरे धीरे भोजन को चबाया और पचाया और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, कभी कभी स्ट्रीट फूड खाना काफी स्वादिष्ट होता है, लेकिन आप एक बार में बहुत ज्यादा नहीं खा सकते। नैना सिंह ने मीठी मुस्कान के साथ कहा, युवा मास्टर, आप अभी बहुत प्यारे लग रहे थे। हाँ। युवा स्वामी, मैं कपड़े खरीदने जाना चाहती हूँ, क्या मैं जा सकती हूँ? फिर उसने विनती की। वह जो कपड़े पहनती थी वे सभी मेहता परिवार के पेशेवर स्टाइलिस्टों द्वारा ऑर्डर किए जाते थे, इसलिए उसे बाहर जाकर उन्हें स्वयं खरीदने की आवश्यकता नहीं होती थी, जिससे उसका बहुत समय बच जाता था। कई वर्षों के बाद पुनः खरीदारी करने पर उसका स्त्री स्वभाव लौट आया और वह अपने पसंदीदा कपड़े चुनना चाहती थी। मेहता परिवार के लिए काम करने से पहले वह कॉलेज के दौरान अक्सर खरीदारी करने जाती थी। रेयांश मेहता को इस बात का पता था और वह मेहता परिवार के प्रति उसके समर्पण और उसकी पिछली मनमानी को सहन करने के लिए बहुत आभारी थी। आज मेरा समय तुम्हारा है, तुम बताओ कहाँ जाना है, हम वहाँ चलेंगे। ये चीज़ें मेरे लिए संभाल कर रखना। रेयांश मेहता ने नैना सिंह के हाथों से सभी स्नैक्स ले लिए और उन्हें ले गया, बिल्कुल एक बैग वाहक की तरह लग रहा था। नैना सिंह की अभिव्यक्ति उत्साहित थी और वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन कूद पड़ी, अपनी कमल जड़ जैसी बाहों को रेयांश मेहता की गर्दन के चारों ओर लपेट दिया और उसे गाल पर एक भयंकर चुंबन दिया। धीरे करो, दूध वाली चाय गिरने वाली है। रेयांश मेहता के गाल पर लाल लिपस्टिक का निशान था और उसने मुस्कुराते हुए कहा। नैना सिंह बेहद शर्मीली थी और जल्दी से रेयांश मेहता के सामने चली गई, अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे कर लिया, ऐसा दिखावा करते हुए कि कुछ भी नहीं हुआ था। उसे पूरा यकीन था कि वह रेयांश मेहता को पसंद करती है, उसके दिल में हलचल बहुत वास्तविक थी। इसलिए अब उसने खुद को दबाना बंद कर दिया। ये पहली बार था जब वह इतनी सक्रिय थी। रेयांश मेहता की भावनाओं को परखने के लिए उसे एक चुंबन दिया और रेयांश मेहता ने कोई प्रतिरोध नहीं दिखाया, जिससे स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि उसके मन में भी उसके लिए भावनाएं थीं। उसे लगा कि बस इतना ही काफी है। इस बार हालांकि उन्होंने खुलकर नहीं कहा, पर उन्होंने एक दूसरे की भावनाओं की पुष्टि की। चलते चलते वे जल्दी ही ब्रांडेड कपड़ों की विशेषज्ञता वाली मुख्य सड़क पर पहुंच गए। पूरी गली महंगे विदेशी ब्रांडों से भरी हुई थी और वहां बहुत से लोग थे। हालांकि वे इसे वहन नहीं कर सकते थे, फिर भी आम लोग जीवंत माहौल को देख और उसका आनंद ले सकते थे।